नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम TYBA सेमेस्टर 5 के प्रयोजनमूलक हिंदी के तीसरे यूनिट के प्रश्न प्रतिवेदन की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए को देखेंगे। ये टिप्पणी में भी आपको आ सकता है। ये प्रतिवेदन की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है या प्रतिवेदन ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रतिवेदन शब्द हिंदी में अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। यानी कि जो प्रतिवेदन शब्द है वो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची शब्द है। किंतु विशिष्ट और रूढ़ रूप में प्रतिवेदन शब्द का अर्थ और स्वरूप, लक्षण एवं विषय वस्तुगत संदर्भ मात्र रिपोर्ट से पर्याप्त भिन्न है। यानी कि अगर हम प्रतिवेदन शब्द के अर्थ, स्वरूप, लक्षण एवं विषय वस्तु के संदर्भ में देखें तो प्रतिवेदन शब्द रिपोर्ट से पर्याप्त भिन्न है, यानी कि वो अलग है, रिपोर्ट शब्द से प्रतिवेदन अलग है। बृहद हिंदी कोश में प्रतिवेदन शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया गया है। यानी कि जो हिंदी का बृहद कोश है इसमें प्रतिवेदन शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार बताया गया है कि किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया गया विवरण जो किसी अधिकारी या सभा आदि के सामने प्रस्तुत करने को हो। अर्थात किसी घटना, कार्य, योजना आदि की छानबीन करके, पूछताछ करके उसके बाद जो विवरण तैयार किया जाता है और वह विवरण किसी अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसको प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग युक्त विधि धातु का भाववाचक रूप है जिसका अर्थ होगा समयांतर जानकारी। यानी कि जो प्रतिवेदन शब्द है वो प्रति उपसर्ग युक्त है, यानी कि उसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और विध है वो धातु है, यानी कि वेदन की विध वो धातु है और वो भाववाचक रूप है जिसका अर्थ होता है समयांतर जानकारी। प्रति उपसर्ग का प्रयोग प्रायः विपरीत, दूसरे अथवा समांतर के अर्थ में होता है। यानी कि यहाँ पर प्रति का मतलब होता है समांतर होना या विपरीत या दूसरे, जैसे कि प्रतिकूल, प्रतिपक्ष, प्रतिनायक आदि। प्रति का उपयोग उन्मुखता के लिए भी होता है। हिंदी के शब्दकोशों में प्रतिवेदी का अर्थ अनुभव करने वाला, जानने वाला आदि बताया गया है। यानी कि जो प्रतिवेदी है वो हिंदी शब्दकोशों में उसका अर्थ होता है अनुभव करने वाला या जानने वाला। इस दृष्टि से भी प्रतिवेदन का अभिप्राय अनुभव संपन्न विशद जानकारी ही उपयुक्त संगत है। यानी कि यहाँ पर इस दृष्टि से भी देखा जाए तो प्रतिवेदन का अर्थ होगा अभिप्राय, अनुभव संपन्न विशिष्ट जानकारी। इस आधार पर प्रतिवेदन का तात्पर्य जानने योग्य विवरण, सूचना आदि भी लिखा जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रतिवेदन का तात्पर्य जानने योग्य विवरण, सूचना आदि कहा जा सकता है। प्रतिवेदन का पुष्टोद्धार काफ़ी व्यापक हो सकता है। मूल विषय वस्तु, प्राप्त तथ्य, विविध साक्ष्यों, तर्क, प्रमाण, निर्णय और अंत में सुझाव के ये कुछ अनिवार्य सोपान हैं जो प्रतिवेदन से संबंध है। प्रतिवेदन के आधारभूत सामग्री या विषय वस्तु सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यानी कि जो प्रतिवेदन की जो आधारभूत सामग्री है, विषय वस्तु है, वो केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी कार्यालय, संस्थान, दल, मंत्रालय, विभाग अथवा अनुभव के स्तर पर अनेक विषयों के संबंध में पूछताछ, जांच, विशिष्ट अध्ययन या छानबीन की आवश्यकता पड़ती रहती है और तत्संबंध एक या अनेक व्यक्ति, समिति या उपसमिति, आयोग आदि अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों तक ही नहीं, कार्यालयों में, संस्थानों में, मंत्रालयों में, विभागों में या अन्य कई क्षेत्रों में किसी विषय या मामले संबंधित पूछताछ होती है या जांच, विशिष्ट अध्ययन होता है, छानबीन होती है, उन सब का विवरण भी देना पड़ता है। अतः प्रतिवेदन का प्रयोग वहाँ भी प्रयोग होता है। यानी कि इन आयोगों में, मंत्रालय में आदि में प्रतिवेदन का प्रयोग होता है। अब प्रतिवेदन के अर्थ और स्वरूपगत उपयुक्त विवेचन के आधार पर उसकी निम्नलिखित परिभाषा दी जा सकती है। यानी कि अब हम प्रतिवेदन की परिभाषा देखते हैं। प्रतिवेदन की परिभाषा: सरकारी अथवा गैर सरकारी किसी एक अथवा बहुसंख्यक आयोग, न्यायपीठाधीश या सेवानिवृत्त एक अथवा एकाधिक न्यायाधीशों पर गठित समिति अथवा
व्यक्ति विशेष द्वारा किसी प्रकरण विषय से संबंधित साक्षी एवं प्रमाण पुष्ट अभिलेखबद्ध इतिवृत्ति को प्रतिवेदन कहते हैं। यानी कि सरकारी अथवा गैर सरकारी एक या एक से अधिक आयोग, न्यायपीठाधीश या सेवानिवृत्त एक या एक से अधिक न्यायाधीशों पर गठित समिति अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा किसी विषय पर या प्रकरण पर संबंधित साक्षी एवं प्रमाण पुष्ट जो वृत्तांत लिखा जाता है उसको प्रतिवेदन कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिवेदन किसी मामले की जांच पर आधारित विवरण है। यानी कि जो किसी घटना या मामले पर जो जांच पड़ताल होती है या पूछताछ होती है उसका विवरण करना उसको प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन में जांच के निष्कर्ष, सुझाव आदि सम्मिलित होते हैं। यानी कि जांच के अंतिम निष्कर्ष और सुझाव आदि भी सम्मिलित होते हैं। प्रतिवेदन किसी एक व्यक्तियों द्वारा उस अधिकारी संस्था आदि को पेश किया जाता है जिन्हें उन्हें यह कार्य सौंपा हो। यानी जिनको यह कार्य सौंपा गया हो वह किसी व्यक्ति या उस अधिकारी संस्था आदि को प्रतिवेदन पेश करते हैं। अब हम प्रतिवेदन की विशेषताएं देखते हैं। कोई भी प्रतिवेदन अपने आप में एक ऐसा स्वतः संपूर्ण दस्तावेज है जिसका मूल्य एवं महत्व केवल समसामयिक नहीं अपितु संबंधित क्षेत्र से सुदूर भविष्य तक भी स्वीकार किया जा सकता है। यानी कि प्रतिवेदन का केवल समसामयिक महत्व नहीं है अपितु संबंधित क्षेत्र से दूर के भविष्य यानी सुदूर भविष्य यानी कि दूर के भविष्य तक स्वीकार किया जा सकता है। यानी कि भविष्य में भी स्वीकार किया जा सकता है। भारत सरकार प्रतिवर्ष विभिन्न विभागों और क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर ही अपनी नीति, अर्थनीति, शिक्षा नीति, सुरक्षा नीति, विदेश नीति आदि का निर्धारण करती है। यानी कि भारत सरकार अपनी अर्थनीति, शिक्षा नीति, सुरक्षा नीति, विदेश नीति आदि जो नीतियां हैं वो प्रतिवर्ष प्रतिवेदन के आधार पर ही निर्धारित करती है। प्रतिवेदन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है प्रामाणिकता। तथ्यों का संकलन एक बात है और उन तथ्यों का प्रामाणिक होना दूसरी। किसी भी विषय, घटना, शिकायत, आरोप आदि के संबंध में कोई भी तथ्य जुटा सकता है, किंतु वह तथ्य प्रामाणिक भी है या नहीं इसकी जांच करना ही प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता का वास्तविक दायित्व है। यानी कि प्रामाणिकता होनी चाहिए। जो प्रतिवेदन जो भी प्रस्तुत कर रहा है उस प्रतिवेदन में प्रामाणिकता होनी चाहिए, क्योंकि किसी विषय, घटना, शिकायत, आरोप आदि के संबंध में तथ्य तो कोई भी जुटा सकता है, पर जो तथ्य है वो प्रामाणिक होने चाहिए, वो सत्यता होनी चाहिए उन तथ्यों में। यानी कि प्रामाणिकता का होना अनिवार्य है। दूसरी विशेषता है निष्पक्षता। प्रतिवेदन मात्र लिखित कागज का टुकड़ा नहीं, वह एक प्रकार से एक वैधानिक कानूनी दस्तावेज का रूप बन जाता है। यानी कि भले ही प्रतिवेदन कागज पर लिखा जाता है लेकिन वो कागज का टुकड़ा नहीं होता है, वह एक वैधानिक और कानूनी दस्तावेज बन जाता है। इससे किसी मनुष्य या कभी कभी वर्ग, यहाँ तक कि पूरे देश के जीवन मरण का, उसके भविष्य का प्रश्न जुड़ा होता है। यानी कि कभी कभी वो केवल मनुष्य नहीं, यहाँ तक कि पूरा वर्ग या पूरा देश के भविष्य या जीवन मरण का प्रश्न जुड़ा हुआ होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता का न्याय विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि विवेकशील होना चाहिए। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वो न्याय करने में विवेकशील होना चाहिए, यानी कि न्याय विवेक वाला होना चाहिए। प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह निष्क्रिय विवेक का परिचय दे, यानी कि उसमें विवेकता होनी चाहिए। प्रतिवेदन की तीसरी विशेषता है निर्णयात्मकता। प्रतिवेदन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। अध्ययन अथवा जांच करके अथवा किसी ब्यौरे की तालिका मात्र प्रस्तुत करके उसे यथावत प्रस्तुत करना मात्र रिपोर्ट ही है, प्रतिवेदन नहीं। यानी कि कोई जांच या किसी ब्यौरे की तालिका मात्र प्रस्तुत करने से या उनका संक्षिप्त वर्णन करने से वो सिर्फ रिपोर्ट ही कहलाएगा, प्रतिवेदन नहीं। प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं तर्कों पर आधारित अध्ययन का न केवल सम्यक परीक्षण होना चाहिए अपितु उसके आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता अपना निर्णय भी अवश्य दे। यानी जो तथ्य प्राप्त तथ्य हैं, साक्ष्य तर्क हैं, उनका संपूर्ण परीक्षण होना चाहिए और जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है उन तथ्यों को समझकर, उसको पढ़कर
उस पर निर्णय दे ये आवश्यक है, यानी कि वो निर्णय देना आवश्यक है। यह निर्णय प्रतिवेदन के अनुसार अदालती निर्णय की तरह कानून भी हो सकता है और गैर कानूनी रूप में केवल सुझावात्मक भी हो सकता है, यानी कि सरकार भी ये निर्णय जो है वो सरकार भी हो सकता है और ये गैर सरकारी हो सकता है, यानी कानूनी और गैर कानूनी भी हो सकता है। चौथी विशेषता है संक्षिप्तता। कोई प्रतिवेदन अपने विषय के अनुरूप आधे पृष्ठ से लेकर हजारों पृष्ठों तक का हो सकता है, यानी कि प्रतिवेदन कभी कभी आधे पृष्ठ के भी होते हैं और कभी कभी हजारों पृष्ठों के भी हो सकते हैं। कार्यालय में केवल कुछ पंक्तियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत होते हैं, यानी कभी कभी तो सिर्फ कुछ पंक्तियों में ही प्रतिवेदन प्रस्तुत होते हैं, कभी कभी आधे पृष्ठ में, कभी हजारों पृष्ठों में और कभी कभी केवल कुछ पंक्तियों में ही प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत होते हैं। यहाँ संक्षिप्तता से अभिप्राय उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी कि अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त जितना हो सके उतना संक्षिप्त होना चाहिए, फिजूल की बातें नहीं होनी चाहिए। प्रतिवेदन के आधार पर समुचित कार्यवाही के लिए उसका संक्षिप्त तथा सुगठित होना आवश्यक है, यानी कि समुचित कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन का संक्षिप्त होना और सुगठित होना आवश्यक है। इसलिए कई बार बहुत बड़ा प्रतिवेदनों का सारांश अलग से सूत्र रूप में दिया जाता है। प्रतिवेदन की पांचवी और आखिरी विशेषता है सुस्पष्टता। प्रतिवेदन का अंतिम और सर्वसमन्वित गुण है सुस्पष्टता, यानी कि स्पष्टता होनी चाहिए। प्रतिवेदन में स्पष्टता का होना अनिवार्य है। प्रतिवेदन में कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए पुनः स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़े, यानी कि कोई भी बात ऐसी नहीं लिखनी चाहिए या होनी चाहिए जिसकी पुनरावर्तन की जरूरत पड़े। अस्पष्ट स्थिति, सूचना या वृत्तांत को एक वैध एवं स्पष्ट रूप देने के लिए ही तो विधिवत अध्ययन जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि अनेक आदमियों के श्रम, विपुल समय एवं धन व्यय से तैयार किए गए प्रतिवेदन में भी किसी भी दृष्टि से कुछ भी अस्पष्टता रह जाएगी तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि प्रतिवेदन के पीछे अनेक आदमियों का श्रम लगता है, फिर विपुल समय और धन भी लगता है। इन सब के बावजूद अगर प्रतिवेदन में अस्पष्टता रह जाती है तो इस प्रतिवेदन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः प्रतिवेदन में स्पष्टता होना जरूरी है, आवश्यक है। अब हैं प्रतिवेदन के प्रकार। यह हमने प्रतिवेदन की विशेषता देखी, प्रामाणिकता, निष्पक्षता, निर्णयात्मकता, संक्षिप्तता, सुस्पष्टता। अब प्रतिवेदन के प्रकार देखते हैं। अपनी मूल प्रकृति और प्रक्रिया के आधार पर प्रतिवेदन मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि अपनी प्रकृति और प्रक्रिया के आधार पर प्रतिवेदन के मुख्य दो रूप हैं। किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिवेदन और दूसरा किसी मामले के लिए गठित समिति, उपसमिति, आयोग, अध्ययन दल, जांच दल आदि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। यानी कि जो पहला प्रतिवेदन है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जो दूसरा है वो किसी मामले के लिए गठित समिति, उपसमिति, आयोग, अध्ययन दल, जांच दल आदि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु, प्रशासकीय कार्यप्रणाली और विविध औपचारिक परंपराओं के आधार पर प्रतिवेदन के कई प्रकार हो सकते हैं। यानी कि विषय वस्तु, प्रशासकीय कार्यप्रणाली और विविध औपचारिक परंपराओं के आधार पर प्रतिवेदन के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि किसी विभाग, मंत्रालय, स्थायी समिति या आयोग आदि द्वारा प्रस्तुत नियमित प्रतिवेदन। यानी कि जो विभाग, मंत्रालय, स्थायी समिति द्वारा जो नियमित रूप से प्रस्तुत होता है वो प्रतिवेदन। फिर दूसरा है विशेष मामले में गठित अध्ययन दल, जांच समिति, आयोग आदि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। यानी दूसरा है वो किसी विशेष मामले के लिए गठित अध्ययन दल, जांच समिति और आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिवेदन। तीसरा है विभिन्न अधिवेशनों, सम्मेलनों आदि के समापन पर प्रस्तुत किए जाने वाले समसामयिक प्रतिवेदन। यानी कि अधिवेशनों में, सम्मेलनों आदि के समापन पर जो समसामयिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। हर प्रकार के प्रतिवेदन के प्रक्रिया में, परिधि में, आवश्यकता और अनुस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अतः यहाँ पर हमारा यह प्रश्न समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। यह प्रतिवेदन जो प्रश्न है वो आपको टिप्पणी में आएगा। ये आवेदन के साथ भी आ सकता है
यानी कि आवेदन और प्रतिवेदन साथ में भी पूछे जा सकते हैं और ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपकी टिप्पणी में आएगा।